काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इन्फॉर्मेटिव होगी। इसलिए आज इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। सबसे पहले बात करते हैं भारत और वेनेजुएला के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज 4 दिन की भारत यात्रा के ऊपर आ रही हैं, जो कि कल 3 जून को स्टार्ट होगी और 7 जून को कंक्लूड होगी। 4 दिन की विजिट में डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्री, इकोनॉमी एंड फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर ये भी साथ में डेलीगेशन में भारत आ रहे हैं, यानी कि काफी लंबा चौड़ा डेलीगेशन भारत आ रहा है। डेल्सी रोड्रिगेज इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर साल 2019, उसके बाद 2023, उसके बाद 2024, फिर 2025 यानी पिछले साल भी ये भारत आई हैं। और उससे पहले साल 2015 में ये पहली बार विदेश मंत्री के तौर पर भारत आई थी। इससे पहले टोटल 5 बार भारत आ चुकी हैं और ये उनकी 6ठी भारत की यात्रा होने वाली है। माना जा रहा है कि इस विजिट में भारत और वेनेजुएला के बीच कई सारे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन होंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होगा लॉन्ग टर्म एनर्जी डील का। प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के कैप्चर के बाद डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के अंदर डेल्सी रोड्रिगेज के एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रीन सिग्नल दिया है, जो कि भारत के लिए काफी गुड न्यूज है, क्योंकि डेल्सी रोड्रिगेज के भारत के साथ काफी अच्छे रिलेशंस माने जाते हैं। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इन अच्छे रिलेशंस का भारत को क्या फायदा मिलता है और आगे आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर भारत और वेनेजुएला के बीच में कौन कौन सी डील साइन होती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्टॉक मार्केट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ताइवान के बाद अब साउथ कोरिया ने भी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। ताइवान के भारत को क्रॉस करने के बाद भारत 6ठे पोजीशन के ऊपर आ गया था और ताइवान 5th पोजीशन के ऊपर। और अब न्यूज आ रही है कि साउथ कोरिया के भारत को क्रॉस करने के बाद भारत की स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन पूरी दुनिया में 7th पोजीशन के ऊपर आ गई है। 5 में से सीधा हम 7th पोजीशन के ऊपर आ गए हैं। साउथ कोरिया की स्टॉक मार्केट कैप $5 ट्रिलियन पहुंच गई है, जबकि भारत की स्टॉक मार्केट कैप $4.8 ट्रिलियन तक गिर गई है। और आप इस वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं कि दुनिया की टॉप 10 मार्केट कैपिटलाइजेशन की रैंकिंग्स में कौन कौन से देश किस पोजीशन के ऊपर है और कौन से देश की कितनी मार्केट कैप है। साउथ कोरिया की मार्केट कैप बढ़ने का भी सेम कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर बूम। मसला ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आती है फ्यूचर टेक्नोलॉजी और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के कारण, और इस समय दुनिया की स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा ट्रेंड एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप्स का ही चल रहा है। ऐसे में जिस भी देश के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, एआई और सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनीज हैं जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और कई दशकों से सप्लाई चेन का हिस्सा हैं, ये सारी कंपनीज आज की डेट में ह्यूज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रही हैं। ग्लोबल लेवल के ऊपर सेक्टर रोटेशन हो रही है और सभी पैसा निकालकर एआई और सेमीकंडक्टर के सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। भारत तो खैर अभी सेमीकंडक्टर चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग में एंटरिंग फेज में है, यानी अभी तो हम इसमें एंटर हुए हैं, लेकिन ताइवान, जापान, साउथ कोरिया ये सभी देश कई दशकों से इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक और बात नोट करने वाली ये भी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बबल टूट जाता है, यानी जिस तरह के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन इन सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर रिलेटेड कंपनी से की जा रही है, वैसा रिजल्ट नहीं आता है, उस केस में सारी कंपनीज बहुत ही बड़ा फॉल देखने वाली हैं और डबल तेजी से नीचे गिरेंगी। और जब एआई और सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स गिरेंगे, उस दिन ये जापान, ताइवान, साउथ कोरिया इन सब की मार्केट कैप बड़े लेवल के ऊपर डाउन आएगी, क्योंकि ये देश सबसे ज्यादा एक ही सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, जबकि भारत की स्टॉक मार्केट काफी सारे सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। कल को अगर सेमीकंडक्टर या एआई सेक्टर डाउन आ जाता है तो भारत एक बार फिर से 5th या फिर इवन 4th पोजीशन भी हासिल कर सकता है। वैसे ये जो भारत की मार्केट से लगातार एफपीआईज पैसा निकाल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैडम की भी गलती है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। न्यूज आ रही है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील का 99% का काम पूरा हो गया है, लेकिन फाइनल डील साइन करने से पहले भारत ने अमेरिका के सामने एक कंडीशन रख दी है, जिसमें भारत ने अमेरिका से कहा है कि जब तक अमेरिका भारत को सेक्शन 301 के अंडर आने वाले तमाम टैरिफ से प्रोटेक्शन नहीं दे देता है, तब तक हम ये ट्रेड डील साइन करेंगे ही नहीं। अभी जो अमेरिका की सेक्शन 301 है, इसके बारे में हमने 4-5 हफ्ते पहले भी बात की थी। अब सोचने वाली बात यह कि आखिरकार ये सेक्शन 301 है क्या, जिसके कारण भारत ने अमेरिका के साथ इतनी बड़ी ट्रेड डील और इतनी ऐतिहासिक ट्रेड डील साइन करने से इनकार कर दिया है, जबकि अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, इनका डेलीगेशन आज ही 18 से 20 घंटे की फ्लाइट लेकर भारत आया है और दिल्ली में बैठा हुआ है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि मार्च महीने में यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड ऑफिस ने साल 2026 के लिए स्पेशल 301 रिपोर्ट जारी की थी और इसी रिपोर्ट में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला गया था। इसमें भारत के साथ साथ चाइना, रशिया, इंडोनेशिया, चिले और वेनेजुएला भी आते हैं। अब ये जो स्पेशल 301 रिपोर्ट है, इसमें किसी भी देश को 3 कैटेगरीज में डाला जाता है। सबसे नीचे की है वॉच लिस्ट, उसके बाद प्रायोरिटी वॉच लिस्ट और उससे ऊपर होती है प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री। अमेरिका का ट्रेड डिपार्टमेंट स्पेशल 301 रिपोर्ट में इस बात की इन्वेस्टिगेशन करता है कि दूसरे देशों में अमेरिका की कंपनीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स और ट्रेड सीक्रेट्स को वहां पर किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाती भी है या फिर नहीं। अमेरिका हमेशा दबाव डालता है कि यूएस की कंपनीज के राइट्स को दूसरी कंट्रीज में प्रोटेक्ट किया जाए और वहां पर पेटेंट्स को आसानी से एक्सटेंशन भी मिलती रहे। ऑनलाइन पायरेसी और नकली प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर की चोरी को रोकने के लिए वहां की सरकार, पुलिस और कोर्ट्स कितनी सख्ती से कार्रवाई करती हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, सामने वाला देश अमेरिकन प्रोडक्ट्स को अपनी मार्केट का इजी एक्सेस यानी कि आसान मार्केट एक्सेस दे रहा है या फिर वहां पर बेवजह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं। इस तरह की मॉनिटरिंग इस सेक्शन 301 रिपोर्ट में की जाती है। अगर अमेरिका को किसी भी देश के ऊपर शक होता है, अमेरिका सबसे पहले उसको वॉच लिस्ट में डालता है, उसके बाद उसको अपग्रेड कर प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला जाता है और देन उसके बाद प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री में। भारत अभी बीच के लेवल में है, यानी वॉच लिस्ट से एक लेवल ऊपर, और इस समय भारत के ऊपर सख्ती से नजर रखकर मॉनिटरिंग की जा रही है और हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब जो ऊपर का प्रायोरिटी फॉरेन कंट्री का लेवल होता है, इसमें डालने के बाद अमेरिका कुछ हफ्तों या फिर महीनों का टाइम देता है और अगर रिस्ट्रिक्शंस हटाई नहीं गई तो फिर उसके बाद अमेरिका के सैंक्शंस यानी कि प्रतिबंध लग जाते हैं। अमेरिका के भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डालने के पीछे का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है भारत की फार्मा कंपनीज जो यूएस कंपनीज की पेटेंट खत्म होने के ऊपर उनकी दवाइयों, वैक्सीन और मेडिसिन का जेनरिक वर्जन बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट करती हैं। रिसेंटली क्या हुआ कि यूएस कंपनीज के भारत में पेटेंट खत्म होने के बाद भारत की कई सारी इंडियन फार्मा कंपनीज ने GLP-1 वेट लॉस ड्रग्स बनाना स्टार्ट कर दिया है। GLP-1 ड्रग्स अब भारत की कंपनीज एक एक करके लॉन्च कर रही हैं, जिनको वो दुनिया की बाकी देशों में भी लॉन्च करेंगी। सेम इसी तरह से बाकी मेडिसिन के साथ भी होता है। अमेरिका में पेटेंट से संबंधित वहां पर जितने भी लॉज हैं वो बहुत ही बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को फेवर करते हैं। ऐसे में वहां पर जब कंपनी की पेटेंट खत्म हो जाती है तो कंपनी उस ड्रग में छोटे मोटे चेंजेस कर अपनी पेटेंट की अवधि को बढ़ा देती है, जिससे पेटेंट कभी खत्म ही नहीं होती है और मेडिसिन और ड्रग्स की कॉस्ट हमेशा मार्केट में हाई बनी रहती है। इसी को एवरग्रीनिंग कहते हैं और इस चीज को भारत की सरकार सपोर्ट नहीं करती है। भारत में पहले तो फार्मा सेक्टर में पेटेंट रजिस्टर करवाने में कई सारे साल लग जाते हैं, काफी लंबा प्रोसेस होता है और जब तक मेडिसिन या ड्रग के रिजल्ट में कोई बहुत ही बड़ा और रिमार्केबल बदलाव नहीं आता है तब तक भारत में पेटेंट को एक्सटेंड करने की परमिशन नहीं दी जाती है और ना ही कोई नई पेटेंट अवार्ड की जाती है। नई पेटेंट ना मिलने के ऊपर जब पेटेंट एक्सपायर हो जाती है तो फिर इंडियन फार्मा कंपनीज रिवर्स इंजीनियरिंग कर उस मेडिसिन के सस्ते जेनरिक वर्जन्स आसानी में मार्केट में लॉन्च कर देती हैं और उनके ऊपर कोई केस या कार्रवाई नहीं होती है। मसला ये है कि भारत ने फार्मा सेक्टर में पेटेंट्स के ऊपर नरमी इसलिए रखी हुई है क्योंकि हमें 140 करोड़ आबादी की हेल्थ का ध्यान रखना है। सरकार इतनी बड़ी आबादी को फ्री में मेडिसिन या फिर फ्री ड्रग्स तो दे नहीं सकती है, इसलिए भारत सरकार कोशिश करती है कि मेडिसिन और ड्रग्स के जेनरिक वर्जन मार्केट में जल्दी आते रहे, मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती बनी रहे ताकि लोग खुद ही सस्ती दवाई खरीद सकें और उनको ज्यादा परेशानी नहीं हो। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उनकी फार्मा कंपनीज की पेटेंट्स को भारत में प्रोटेक्शन मिले और उनकी कंपनीज की भारत में कॉपी ना बने। इसलिए अमेरिका ने भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर अपनी सेक्शन 301 रिपोर्ट में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया है। अब भारत का कहना है कि अमेरिका सबसे पहले तो भारत को इस सेक्शन 301 रिपोर्ट से ही पूरी तरह से बाहर कर हमारे ऊपर सभी इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे और साथ में रिटर्न एश्योरेंस दे कि कल को अगर भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील साइन हो जाती है तो ये लूप होल निकालकर अमेरिका कल को फिर से सेक्शन 301 के अंडर भारत के ऊपर प्रतिबंध या सैंक्शन नहीं लगा सके। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ट्रेड डील साइन करते समय पहले से जारी है, कल को अमेरिका ये भी कह सकता है कि ट्रेड डील साइन करते हुए भारत के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी जो कि ट्रेड डील साइन खत्म होने के बाद कंप्लीट हुई है। कहने का मतलब है कि भारत इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम क्लोज करना चाहता है क्योंकि अमेरिका ने इसी सेक्शन 301 के अंडर इससे पहले चाइना, ब्राजील, निकारागुआ समेत कई सारी कंट्रीज के ऊपर प्रतिबंध लगा लिए हैं। इसलिए भारत ने कंडीशन रखी है कि सबसे पहले तो भारत को सेक्शन 301 से बाहर निकाला जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने इंडियन एयरफोर्स के टेस्टिंग पायलट्स को रशिया में इनवाइट किया है। रशिया पिछले कई सालों से भारत को अपने सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑफर कर रहा है एंड इवन इनको भारत के अंदर लाइसेंस्ड प्रोडक्शन के थ्रू मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रेडी है।
वो भी सोर्स कोड के साथ। लेकिन अब न्यूज आ रही है कि रशिया ने भारत को ऑफर दिया है कि वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट्स को सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की टेस्टिंग के लिए रशिया में इनवाइट करते हैं। यानी कि भारत के टेस्ट पायलट्स जो फाइटर जेट्स की टेस्टिंग का काम करते हैं, इनकी एक टीम भारत से रशिया जाए और वहां पर सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट को खुद ही फ्लाई कर इसकी टेस्टिंग करे और इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं उनको खुद ही एक्सपीरियंस करे। ये ऑफर दिया है रशिया ने। अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत अपने टेस्ट पायलट्स को रशिया भेजता है या फिर नहीं। रिसेंटली न्यूज आई थी कि भारत फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने की डील के काफी करीब आ गया है और भारत ने इसके लिए फ्रांस को एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी फ्लोट कर दिया है। ऊपर से भारत सरकार ने रिसेंटली अपने खुद के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका की भी बिड्स अनाउंस की हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 114 राफेल फाइटर जेट्स और एमका फाइटर जेट के बाद भारत को एक नया सुखोई फाइटर जेट परचेज करना चाहिए। वैसे कई बार क्या होता है कि डिफेंस डील्स हिडन रीजन से भी होती हैं। कुछ अंदरूनी कारण होते हैं जिनके कारण कई बार डिफेंस डील साइन करनी पड़ती हैं और हो सकता है कि रशिया भारत को सुखोई Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील साइन करने के बदले में सामने से कोई ऐसा ऑफर दे दे जिसको हम रिजेक्ट ना कर पाए और 2-3 स्क्वाड्रन सुखोई Su-57 की भी भारत परचेज कर ले। वैसे आपका क्या मानना है, भारत को एमका के साथ साथ सुखोई Su-57 परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।